कहानी है दो भाइयों की जो न्यूयॉर्क में रहते थे, लेकिन इस शहर ने उनसे उनकी फैमिली, उनका सब कुछ छीन लिया, जिसका बदला वो इस शहर से लेना चाहते। छोटी उम्र में ही इन दोनों भाइयों ने कुछ बड़ा करने का सोचा, इस शहर को तबाह करने का सोचा। कैसे? जितने सोर्सेज और अकल उनके पास थी उसके इस्तेमाल से ये एक बोतल वाला बम बनाते हैं। फ्रैंकी ये नहीं बड़ा भाई उसमें आग लगाता है और विंस्टन उसे एक बिल्डिंग में फेंक देता है, ये सोचे बगैर कि उसमें कई लोगों की जान चली जाएगी। शहर की बर्बादी का सोचते हुए भी ये ख्याल तो उनके दिल में आया ही नहीं कि यहाँ लोग मरेंगे। इस चीज का अंदाजा तो उन्हें तब हुआ जब बिल्डिंग में 100 से ज्यादा लोगों को मरने के बाद उन्हें पुलिस ने कस्टडी में लिया। विंस्टन को अब समझ आ रहा था कि उससे कितना बड़ा गुनाह हो गया। वो रो रहा था तब फ्रैंकी उससे कहता है, रो मत मेरे भाई, पुलिस पूछे तो कहना बॉम्ब फ्रैंकी ने फेंका। इस सीन के बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। तब फ्रैंकी के साथ क्या हुआ ये तो नहीं बताया गया, पर अब दिखाया जा रहा है कि वो बड़ा हो चुका है और होटल कॉन्टिनेंटल में रहता है, जहाँ के ऑनर कॉर्मिक ने इन दोनों भाइयों को पाल पोस के बड़ा किया। विंस्टन इन्हें छोड़कर लंदन में जाकर रहने लगा। वो बहुत ज़हीन था और अपनी जहानत बेच के लंदन में बहुत पैसे कमा चुका था। इस वक्त भी वो एक लग्जरी होटल में लंदन के बड़े बड़े बिल्डर्स के दरमियान में बैठा अपना बिजनेस आइडिया बेच रहा था, जबकि दूसरी तरफ फ्रैंकी के इरादे आज खतरनाक थे। होटल कॉन्टिनेंटल के अंदर आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रही है। होटल कॉन्टिनेंटल के ठीक नीचे एक रेलवे ट्रैक है, जहाँ से सीढ़ी लगाकर छुपकर फ्रैंकी अपने साथी के साथ होटल के 3rd फ्लोर में आता है, जहाँ एक लॉकर रखा गया था और यहाँ से चोरी करने का प्लान फ्रैंकी सालों से बना रहा था। इस फ्लोर के बिल्कुल ऊपर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। यहाँ फ्रैंकी लॉकर को एक रस्सी से बांधकर रस्सी की दूसरी तरफ हुक लगाकर हुक को रेलवे लाइन में फेंक देता है। जैसे ही ट्रेन वहाँ से गुजरती है वो हुक ट्रेन में फंस जाता है और फोर्स से लॉकर टूट जाता है। फ्रैंकी और उसका साथी लॉकर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ बहुत पैसा रखा था, लेकिन फ्रैंकी एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाता। फ्रैंकी तो यहाँ एक खुफिया बॉक्स चुराने आया था। इससे पहले कि फ्रैंकी वो बॉक्स उठा लेता, उसका साथी पीछे से उसी पे गन तान देता है, जो देख फ्रैंकी उसे शूट कर देता है। मरते मरते इस आदमी के हाथ से गोली चल जाती है, जो गोलियां ऊपर पार्टी करने वाले लोगों को लग जाती है। गोलियों के शोर से कॉर्मिक के यानी होटल ओनर के लोग भी यहाँ आ चुके थे। इससे पहले कि वो फ्रैंकी को पकड़ दे, फ्रैंकी यहाँ से भागने की कोशिश करता है। कॉर्मिक के आदमी उसके ऊपर गोलियां चला के उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सब नाकाम रहता है। फ्रैंकी को नीचे उसकी यह नामी गर्लफ्रेंड लेने आई थी, जिसके साथ वो बैठकर यहाँ से फरार हो जाता है, कॉर्मिक के हजारों आदमियों को चकमा देते हुए। फ्रैंकी भी कॉर्मिक के लिए ही काम करता था। कॉर्मिक ने उसे पाल पोस के बड़ा किया था, फिर भी फ्रैंकी ने उसकी कीमती चीज चुराकर उसे धोखा दिया। सीन कट होकर हमें विंस्टन को दिखाया जाता है, जो जब लंदन में अपने होटल रूम में उठा तो उसने नोटिस किया कि उसके कमरे के दरवाजे खुले हैं। वो बाहर जाकर चेक करता है, बाहर कोई नहीं था, लेकिन असल में जो कोई भी था वो पहले ही उसके रूम में आ चुका था। ये सब लोग विंस्टन को किडनैप कर लेते हैं। उसे जब होश आया तो उसने अपने आप को न्यूयॉर्क में कॉर्मिक के सामने पाया। कॉर्मिक यहाँ उसका वेलकम करता है और उससे फ्रैंकी के बारे में पूछता है, यानी उसके बड़े भाई के बारे में। कॉर्मिक बताता है कि फ्रैंकी ने मेरी बहुत ही कीमती चीज चुरा ली है, लेकिन इस टाइम विंस्टन को फ्रैंकी के बारे में कोई खबर नहीं थी। उसकी बातों पे भरोसा करते हुए कॉर्मिक उसे छोड़ तो देता है, लेकिन अपने आदमियों को उस पर खास नजर रखने का काम दे देता है, क्योंकि वो जानता था कि अब विंस्टन फ्रैंकी के पास जाएगा। विंस्टन और कॉर्मिक के अलावा भी कोई फ्रैंकी को ही ढूंढ रहा था, और ये थी एक लेडी पुलिस केडी। फ्रैंकी को ढूंढने के लिए वो कुछ वेपन डीलर्स के ऊपर भी नजर रखती थी, क्योंकि फ्रैंकी पहले इनके साथ भी काम कर चुका था। ये वेपन डीलर्स, जिसमें माइल्स और रू बहन भाई हैं और लेमी उनका दोस्त है, वो चाइना टाउन में अकेले ही अमेरिकन थे, इसीलिए चाइना टाउन के चाइनीज आए दिन उन्हें परेशान करके रखते थे। पेरिस के फौरन बाद दोबारा विंस्टन को हम देखते हैं, जो चार्ली के पास गया है। चार्ली एक लोकल गैंगस्टर है, साथ ही फ्रैंकी और विंस्टन का बचपन का दोस्त भी। वो विंस्टन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो लंदन ही चले गए थे। जवाब में विंस्टन कहता है, अरे हाँ यार गया तो था, लेकिन फ्रैंकी ने दोबारा गड़बड़ कर दी है। उसने कॉर्मिक की कोई कीमती चीज चुरा ली है और उसके बदले में उसके आदमी मुझे उठाकर यहाँ ले आए और खुद फ्रैंकी गायब हो गया है। चार्ली तो क्या, चार्ली की आदमी भी नहीं जानते थे कि फ्रैंकी कहाँ होगा। पर यहाँ विंस्टन के लिए चार्ली फ्रैंकी की खबर लेने के लिए लोगों को भेजता है और विंस्टन से पूछता है, आखिर तुम उसका पता लेकर करोगे क्या? विंस्टन उसे देख के बोला, फ्रैंकी भाई है मेरा, उसकी जान खतरे में है। कॉर्मिक उसके पीछे पड़ा है, जिसने मुझे लंदन से उठा लिया, वो उस तक भी पहुंच जाएगा और मैं उससे पहले अपने भाई को ढूंढकर बचा लूंगा। तुम अपनी कार दो बस मुझे। कार जो उसे जान से भी ज्यादा अजीज थी, लेकिन सामने मांगने वाला भी विंस्टन था। इनकार वो चाह कर भी नहीं कर पाता। हाँ, पर इतना जरूर वार्न किया उसे कि चाहे मर जाना, इस पर खराश ना आने देना। विंस्टन कार लेकर अब चार्ली के आदमियों के बताए चाइना टाउन के एक कराटे क्लब में आता है।
इंफॉर्मेशन के मुताबिक फ्रैंकी को बहुत मर्तबा जैन नामी लड़की के साथ यहाँ देखा गया था। देखने में ये कराटे क्लब असल में वेपन डीलर्स का अड्डा था, जहाँ सबसे पहले उसे लू मिलती है। इधर उधर की बात करने के बाद जैसे ही पॉइंट पर आकर विंस्टन उससे फ्रैंकी के बारे में सवाल करता है तो नाम सुनते ही लू ऐसे गुस्से में आई जैसे फ्रैंकी उनकी भी चोरी करके गया हो। अचानक ही यहाँ चलने वाली गोली की आवाज पर विंस्टन को कुछ गड़बड़ी महसूस होती है। वो लू को गन पॉइंट पे लेकर अंदर चलने को कहता है। उसे लग रहा था कि फ्रैंकी अंदर खतरे में है, लेकिन अंदर का माहौल तो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। यहाँ पे वेपन डीलर माइल्स बड़े ही रिलैक्स अंदाज में अपना काम कर रहा था। विंस्टन के उससे फ्रैंकी के बारे में पूछने पर वो जवाब देता है, तुम क्या, हम तो खुद फ्रैंकी को ढूंढ रहे हैं। उसकी वजह से हमारा खूब नुकसान हुआ। हम उसके साथ एक खतरनाक गैंग से उसी के भरोसे डील करने जा रहे थे, पर वो एंड टाइम पर हमें धोखा देते हुए आया ही नहीं। वो खतरनाक गैंग हमसे सारे वेपन्स लूट कर ले गए और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। विंस्टन को परेशान खड़ा देखकर माइल्स उसे कहता है कि तुम जितने भी कोशिश कर लो, तुम क्या, कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। याद रखना, फ्रैंकी वो बंदा है जिसे जब तक वो खुद ना चाहे कोई नहीं ढूंढ सकता। विंस्टन कुछ सोचते हुए माइल्स से एक गन मांगता है। हैरानकुन तौर पे माइल्स उसे गन दे भी देता है। गन लेने के बाद वो यहाँ से चला गया, जिसके बाद अब सीन कट होकर हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है। ये मास्क लेडी भी फ्रैंकी को ही ढूंढ रही है उसके चुराए बॉक्स के लिए। इस टाइम उसने चोरी में फ्रैंकी के साथी को बंदी बनाया हुआ था, जो उस दिन फ्रैंकी के हमले से बच गया था। मास्क लेडी उसे टॉर्चर करवाकर फ्रैंकी और उस बॉक्स का पूछ रही थी, लेकिन इसे तो क्या, शहर में किसी को फ्रैंकी का कुछ पता नहीं था। विंस्टन भी शहर की हर गली में फ्रैंकी को ढूंढ रहा था। तभी उसे अचानक दीवार पे लगे फिल्म के पोस्टर से कुछ याद आया। वो अपनी कार को तेजी से घुमाते हुए एक पुराने सिनेमा में जाता है, जहाँ उसे अकेला बैठा फ्रैंकी नजर आ जाता है। वो मूवी देख रहा था। वहाँ जाने पे पता चला कि ये तो एक स्टैचू है जो पीछे से बिल्कुल फ्रैंकी जैसा था। अचानक एक रस्सी का फंदा उसके गले में गिरता है और उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। अभी तो उसके होशियारी से रखे हुए गर्दन और रस्सी के दरमियान हाथों ने उसकी जान बचा ली थी। रस्सी के दूसरे पोल से लड़की ये येन थी और उसी ने ये ट्रैप लगाया था। ऊपर से ये सब कुछ फ्रैंकी भी देख चुका था, जिसको बचाने के लिए येन ने ये ट्रैप्स लगाए थे। इससे पहले कि येन विंस्टन को मार देती, फ्रैंकी उसे रोक कर नीचे आता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंस्टन जवाब में बोलता है, तुम्हारे गुनाहों की सजा, तुमने वो बॉक्स चुरा कर गलती कर दी है। तुम तक पहुंचने के लिए कॉर्मेक ने मुझे लंदन से किडनैप करवा लिया। मैं जानता हूँ वो जल्दी तुम तक भी पहुंच जाएगा। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है फ्रैंकी, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। वो उसे ऊपर ले जाकर वो बॉक्स दिखाता है जो वो कॉर्मेक का चुरा लाया था। इसके अंदर पैसे नहीं थे, बल्कि एक कॉइन प्रेस थी। विंस्टन उससे पूछता है कि आखिर तुमने कॉर्मेक की चोरी क्यों की? अरे ये कॉर्मेक की नहीं है, कॉर्मेक जिसके लिए काम करता है ये उसका है। ये जवाब देकर फ्रैंकी ये साबित करना चाहता था कि वो अपने बाप जैसे कॉर्मेक को धोखा नहीं दे रहा। इस टाइम पर विंस्टन से कहता है, फ्रैंकी प्लीज छोड़ो इन सभी घटिया लड़ाइयों को, मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। उनकी इन्हीं बातों के दौरान कॉर्मेक के जो आदमी विंस्टन की गाड़ी के ऊपर नजर रखे हुए थे वो भी पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि वो इन्हें ढूंढ कर इनके ऊपर हमला करते, ये लोग खामोशी से वो कॉइन प्रेस लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में येन विंस्टन पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारी मुसीबत उसकी वजह से आई है। ये लोग अब चार्ली के पास जा रहे थे, क्योंकि ये लोग ये बात जानते थे कि चार्ली के अलावा कोई भी इनकी मदद नहीं करने वाला था। चार्ली के पास पहुँचते ही चार्ली इनसे मिलने से पहले अपनी कार को संभालता है, बाद में इनका वेलकम करता है। दूसरी तरफ जब ये बात कॉर्मेक को पता चलती है कि इस मर्तबा भी उसके आदमियों से फ्रैंकी बचकर भाग गया, तो अब वो गुस्से में अपने सेक्रेटरी को 2 शार्प शूटर बहन भाइयों को हायर करने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पर विंस्टन और फ्रैंकी दोनों बहस कर रहे थे। फ्रैंकी नहीं चाहता था कि उसका भाई दोबारा इस अजीबोगरीब दुनिया में आए, जहाँ पर बस क्राइम्स ही क्राइम्स हैं। पता चलता है कि चार्ली ने इन्हें जहाँ रखा हुआ था, इनके लोकेशन के बारे में चार्ली का ही एक आदमी कॉर्मेक को खबर कर देता है। कॉर्मेक उसे कहता है किसी भी हाल में उन्हें यहाँ से भागने न देना, लेकिन फ्रैंकी और विंस्टन तो कार में बैठ चुके थे, वो सिर्फ येन का ही इंतजार कर रहे थे। वो उनकी गाड़ी के सामने आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर येन यहाँ आकर इस आदमी को मार डालती है। इतने में यहाँ पर कॉर्मेक के लोग भी आ चुके थे और इससे पहले कि फ्रैंकी और विंस्टन उनके हाथ लगते, ये लोग भागते हुए यहाँ से एक बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं। जल्दी जल्दी ये लोग बिल्डिंग की छत पे चढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ से एक हेलीकॉप्टर इन्हें पिक करने वाला था, जिसका इंतजाम चार्ली ने किया था। बिल्डिंग के अंदर कॉर्मेक के लोग भी इनका पीछा करते हैं और यहाँ इनके दरमियान में एक फाइट दिखाई जाती है। फ्रैंकी अपनी ताकत से किसी को अपने से जीतने नहीं देता और साथ ही यहाँ पर फायरिंग भी होती है, लेकिन जैसे तैसे बचते बचाते ये लोग आखिर हेलीकॉप्टर तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके यहाँ आने की खबर कॉर्मेक को पहले से थी
और उसने यही दूसरी बिल्डिंग पे शार्प शूटर्स उनको मारने के लिए बुलाए थे। शार्प शूटर उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करते हैं। एक गोली यैन को छूकर निकल जाती है और दूसरी पायलट को लगती है। जख्मी पायलट इन लोगों की जान बचाने के लिए जैसे तैसे हेलीकॉप्टर उड़ा देता है। फाइनली अब ये लोग आजाद थे, ये लोग कहीं भी जा सकते थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में फ्रैंकी इन दोनों से कहता है कि नहीं, ये सब खत्म नहीं हुआ। कॉर्मिक मुझे पूरी दुनिया में कहीं से भी ढूंढ लेगा, जैसे उसने तुम्हें लंदन से ढूंढ निकाला, और ये सब खत्म मुझे ही करना होगा। ये कहते ही वो बॉक्स लेकर हेलीकॉप्टर से जंप कर देता है। जंप उसने उसी बिल्डिंग पे की थी जहाँ से उनके हेलीकॉप्टर ने फ्लाई किया था, और दूर खड़ी शार्प शूटर यहाँ बिना वक्त जाया किए उसे शूट कर देती है। विंस्टन हेलीकॉप्टर से ये सब कुछ देख रहा था। उसे अब अपने भाई के मरने का गम सताने लगा था और उसके अंदर बदले की आग जल गई थी। यहाँ दिखाया जाता है कि कॉर्मिक को वो बॉक्स मिल गया जिसके वो पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन बॉक्स के अंदर उसे कॉइन प्रेस के बजाय एक स्टैचू मिलता है, और ये देख वो बुरी तरह गुस्से में आ चुका था। पता चलता है कि विंस्टन भी ये शहर छोड़कर नहीं गया, वो अब वेपन डीलर्स के कराटे क्लब आ चुका था, और वो इनसे कहता है कि मुझे वेपन्स चाहिए, बहुत सारे वेपन्स। माइल्स उन्हें अपने पास रख लेते हैं। यैन का यही इलाज शुरू हो जाता है, जबकि विंस्टन फ्रैंकी की आखिरी रस्में पूरी करता है। यहीं पर माइल विंस्टन से पूछता है कि कॉर्मैक को जो बॉक्स मिला वो खाली था, क्या ये बात सच है? और अगर ये बात सच है तो वो हमारे पीछे जरूर आएगा। विंस्टन इन सबसे मिलकर कॉर्मैक को मारने की बात करता है, लेकिन माइल्स उसे समझाता है कि वो कोई आम आदमी नहीं जिसे हम मार के खामोश हो जाएं। तब विंस्टन जवाब में उसे समझाता है, देखो उन्हें लग रहा है कि वो प्रेस हमारे पास है, ऐसे में वो हमें ही मारने आएंगे। इससे बेहतर यही है कि पहले हम हमला करके उन्हें मार दें, फिर उसके पास जो कुछ भी होगा वो सब हमारा होगा। हम होटल छीन लेंगे और वो सब मिलकर चलाएंगे। वो इन सबसे कहता है कि मैं कॉर्मिक की हर चाल को जानता हूँ, क्योंकि बचपन से ही उसने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। यहाँ लेडी पुलिस टेडी को भी कोई खबर देता है कि फ्रैंकी मारा गया, जिसे चेक करने के लिए जब वो मुर्दा घर आती है तो वहाँ उसे फ्रैंकी की लाश नहीं मिलती, क्योंकि उसे तो विंस्टन जला चुका था। इसके बाद वो यहाँ के लोगों से विंस्टन का पता ले लेती है, जबकि दूसरी तरफ हमें मास्क लेडी को दिखाया जाता है जो कॉर्मैक से मिलने आई है। वो कॉर्मैक को धमकी दे रही थी कि अगर 3 दिन में तुम वो कॉइन प्रेस ना ढूंढ पाए तो तुम्हारी जगह हाई टेबल पे कोई और होगा। दूसरी तरफ विंस्टन और वो वेपन डीलर्स यानी माइल्स और उसके साथ ही सभी अपनी ट्रेनिंग्स में लग चुके थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कॉर्मिक की आर्मी बड़ी है, उससे लड़ने के लिए इन्हें ट्रेनिंग तो चाहिए होगी। यहाँ पर विंस्टन इन लोगों को एक ऐसे किलर के बारे में बताता है जो पहले कॉन्टिनेंटल होटल में ही काम करता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका था। विंस्टन उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही अच्छा स्नाइपर था। विंस्टन की बातें सुनने के बाद ये आदमी उसके साथ जाने को नहीं मान रहा था, क्योंकि कॉर्मैक को मारना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन यहाँ विंस्टन अपनी बातों का जादू इस्तेमाल करते हुए आखिर उसे अपने साथ शामिल होने के लिए मना ही लेता है। इसके बाद विंस्टन किसी औरत से मिलने के लिए जाता है, जिसके पेरिस में जाते ही बहुत से लोग उसे मारने वाले थे, लेकिन वो औरत रोक देती है। इस औरत को विंस्टन का नाम पता था। उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? विंस्टन से कहता है, मेरे पास बहुत पैसा है, आप जितना चाहे मांगे, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी आर्मी की जरूरत है। जवाब में औरत कहती है, पैसा तो मेरे पास भी बहुत है, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं, इमोशंस के लिए लोगों की मदद करती हूँ। बताओ तुम्हारी स्टोरी क्या है? विंस्टन की स्टोरी में सामी इस औरत का दिल छू लेती है और ऐसे ये उसकी मदद को तैयार हो जाती है, अपनी आर्मी देने को तैयार हो जाती है, जो आर्मी उनका कॉर्मैक को मारने वाले मिशन में साथ देगी। इतनी देर में यहाँ पर कॉर्मैक के आदमी भी पहुंच चुके थे विंस्टन का पीछा करते हुए, लेकिन 3 सेकंड से भी कम के टाइम में मेसामी इस लेडी की आर्मी उन सबको खत्म कर देती है। इसके बाद विंस्टन चार्ली के पास जाता है, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिसने पहले भी उसकी मदद की थी, लेकिन यहाँ आकर वो देखता है कि कॉर्मैक के लोगों ने यहाँ का बुरा हाल कर दिया था और यहाँ जो रह गया था वो सिर्फ चार्ली का साथ ही था, जिसे भी वो अपने साथ मिला लेता है। सीन दिखाया जाता है गैन का। वो अब अपने सिनेमा के ऊपर बने उस घर में आ जाती है जहाँ पे वो फ्रैंकी के साथ रहा करती थी, और यहाँ उसका सामना हो जाता है कॉर्मैक के 3 आदमियों से, जिसे वो बेदर्दी से लड़कर मार देती है और उसके बाद फैसला करती है कॉर्मैक से फ्रैंकी की मौत का बदला लेने का। जाहिर सी बात थी, काम आसान नहीं था, इसीलिए वो भी विंस्टन की मदद करने का फैसला करते हुए होटल कॉन्टिनेंटल का मैप लेके उनके पास आती है, जो कि फ्रैंकी ने बनाया था, और जाहिर सी बात थी इन्हें अपने प्लानिंग में उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। इस मैप को देखकर स्नाइपर विंस्टन से कहता है कि होटल कॉन्टिनेंटल बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस मैप के जरिए हम अपना पूरा काम नहीं कर पाएंगे, हमें होटल के किसी अंदर के बंदे को अपने प्लान में साथ मिलाना होगा। फिलहाल दिखाया जाता है कि ये लोग होटल कॉन्टिनेंटल के सामने वाली बिल्डिंग्स में जाते हैं, एक ऐसा पॉइंट ढूंढने के लिए जहाँ से ये होटल कॉन्टिनेंटल के सभी कमरों को टारगेट पे रख सके। यहाँ पर विंस्टन और स्नाइपर बातें कर रही है कि हमें किसी भी हाल में हमला करने के बाद कॉर्मैक को इतने से ही टाइम में मारना है कि उसे अपने कमरे में लगे रेड बटन को दबाने का मौका न मिले। अगर उसने वो बटन दबा दिया तो पूरे होटल में जितने भी किलर्स उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं वो सब के सब एक्टिव हो जाएंगे। ये एक तरह का उनके लिए अलार्म है, और फिर सभी
तुम लोग को मारने के लिए दौड़ेंगे और तुम सब मर जाओगे। विंस्टन उससे कहता है परेशान ना हो, कॉर्मेक अब मर के ही रहेगा। यहाँ अगले दिन विंस्टन को लूकस से आगे खबर मिलती है कि कॉर्मेक का पर्सनल सेक्रेटरी उसे छोड़कर वापस अपने गांव जा रहा है। वो क्योंकि होटल के अंदर का बंदा था और इन्हें अपने प्लान को पूरा करने के लिए ऐसे ही किसी बंदे की जरूरत थी, तो वो कॉर्मेक के सेक्रेटरी के गांव जाने वाली पूरी बस को ही खाली करवा लेते हैं। कॉर्मेक के सेक्रेटरी विंस्टन की इस हरकत से डर जाता है, जिसकी हालत देखकर विंस्टन कहता है डरो नहीं, सिर्फ बात करने आया हूँ। विंस्टन उसे समझाता है कि देखो तुमने कॉर्मेक के साथ मिलकर बहुत गुनाह कर लिया है, इस गुनाहों वाली दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम्हारे पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो तुम ये सब कुछ छोड़ के अपने गाँव चले जाओ या फिर हमारे साथ मिल जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए काम मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। सारी बातें सुनने के बाद वो बस से उतर जाता है और वापस होटल कॉन्टिनेंटल पैदल ही जाता है। रास्ते में विंस्टन की सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। कॉर्मेक के पास आने पे वो देखता है कि कॉर्मेक ने उस म्यूजिशियन को मार दिया है, जिसने इस सेक्रेटरी के ही कहने पर ये जॉब छोड़ने का फैसला किया था। कॉर्मेक का सेक्रेटरी जब इस लड़की के बारे में पूछता है तो कॉर्मेक बताता है जाने की बात कर रहा था, बेवफा था, मार दिया। तुम तो जानते हो मैं छोड़कर जाने वाले लोगों से तंग आ चुका हूँ। छोड़कर तो वो खुद भी जाने वाला था और इन बातों से वो डर जाता है। उसे कॉर्मेक के साथ वफादार रहना ही ठीक रहता है और वो कॉर्मेक को बता देता है कि विंस्टन कॉर्मेक को मारने के लिए एक पूरी आर्मी बना रहा है। उसने मुझे भी ज्वाइन करने को बोला। कॉर्मेक उसकी बात काट के कहता है फिर तुमने क्या जवाब दिया? ये सेक्रेटरी बताता है कि मैंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया, मैंने आपको चुना। और ये बात सुनते ही कॉर्मेक उसका माथा चूम लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विंस्टन के सभी साथी एक जगह पे हैं और वो लड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं अजीबोगरीब से ट्रेनिंग कर रही हैं। ऐसी ट्रेनिंग से वो कॉर्मेक से तो नहीं जीत सकते। ये सारी कंडीशन देखते हुए विंस्टन इन सबसे कहता है कि जो अभी पीछे हटना चाहता है वो हट जाए, लेकिन मेरा मिशन कॉर्मेक को मारने का ही है और फिर उसका होटल छीन लूंगा। लेकिन यहाँ पर सभी विंस्टन का साथ देने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं कि उनके इस अड्डे तक लेडी पुलिस केडी भी पहुंच चुकी है। विंस्टन का पूछते पूछते वो जब लू से विंस्टन के बारे में पूछती है तो लू साफ झूठ बोल देती है। विंस्टन ऐसा तो नाम मैंने कभी नहीं सुना। केडी कहती है झूठ नहीं बोलो, मैं जानती हूँ तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं। ये मेरा कार्ड रखो, अगर इरादा बने कुछ बताने का तो बता देना। दूसरी तरफ वो बूढ़ा स्नाइपर जो विंस्टन का साथ दे रहा था वो मैकेनिक बन के एक औरत के घर जाता है जो होटल कॉन्टिनेंटल के बिल्कुल सामने था। इस घर की विंडो से होटल कॉन्टिनेंटल के सभी कमरे टारगेट में आ रहे थे। उसे यकीन हो जाता है कि वो अपना काम यही पूरा कर पाएगा। अपना मिशन पूरा करने के लिए ये उनके लिए बेस्ट जगह थी। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि कॉर्मेक का सेक्रेटरी शार्प शूटर बहन भाइयों को लेकर उसी बस के पास आया है जिस बस को हाईजैक करके विंस्टन ने उससे बात की थी। वो इस बस वाले से पूछते हैं बताओ तुमने विंस्टन को कहाँ उतारा? ये ड्राइवर कहता रह जाता है कि मैंने उन्हें रोड साइड पे उतार दिया, मुझे नहीं पता उनके ठिकाने का। और ये जवाब सुनते ही शार्प शूटर उसे बेदर्दी से मार देते हैं। असल में ये लोग विंस्टन को ढूंढकर मारना चाह रही हैं, वो भी कॉर्मेक के कहने पे। विंस्टन काफी परेशानी में था क्योंकि उसका प्लान पूरा करने के दिन करीब आते जा रहे थे। दूसरी तरफ कॉर्मेक कौन से सुकून से बैठा था। उस कॉइन प्रेस के ना मिलने की वजह से अपर टेबल उसे इस होटल से फारिग कर देना चाहती थी, लेकिन ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। इस टाइम विंस्टन जिसने होटल कॉन्टिनेंटल में ही एक रूम ले लिया था, शार्प शूटर यहाँ आकर रिसेप्शनिस्ट को गन पॉइंट पे रखकर उसका रूम नंबर पूछते हैं। दिखाया जाता है कि विंस्टन तो होटल से बाहर जा रहा था, जबकि केटी भी उसका पता करते करते यहाँ आ चुकी थी। केटी उसे पहली मर्तबा देख रही थी, इसलिए उसने पहचाना तो नहीं, लेकिन चाल से उसे ये विंस्टन ही लगा। उसका नाम लेने पे वो रुक भी गया। उसकी इस हरकत से केटी को कंफर्म हो गया था कि वो विंस्टन है, इसलिए वो उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। विंस्टन जो सारी सिचुएशन समझने की कोशिश में था, पीछे से कॉर्मेक के भेजे हुए शार्प शूटर भी यहाँ पर फायरिंग करने लग जाते हैं। केडी पीछे मुड़कर पहले उस शार्प शूटर को ही मार देती है और उस शार्प शूटर की एक गोली केडी के भी चेहरे को छूकर गुजर जाती है, जबकि उस शार्प शूटर की बहन विंस्टन को पकड़कर कॉर्मेक के पास ले जाती है। यहाँ पर लेडी पुलिस केडी का साथ ही आता है, यानी एक और पुलिस वाला, और उसे होश दिलाता है। वो यहाँ मरे हुए शार्प शूटर की तलाशी लेती है तो उसे उसकी जेब से एक गोल्ड कॉइन मिलता है। पुलिस वाला केडी से कहता है इसे छोड़ दो, ये होटल कॉन्टिनेंटल में मौजूद किलर्स की आईडी है। और अब केडी इस कॉइन को अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लू अपने साथियों के पास आकर सबको बताती है कि विंस्टन को कॉर्मेक के लोग पकड़ के उसके पास ले गए हैं, यानी अब वो टाइम आ चुका है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे, यानी जंग का वक्त। यहाँ केडी दोबारा होटल कॉन्टिनेंटल जाती है और किलर की आईडी दिखाते हुए अपने लिए यहाँ एक रूम ले लेती है। विंस्टन अब कॉर्मेक के सामने था। कॉर्मेक उसके बाल पकड़ के उससे पूछ रहा था बताओ वो प्रेस कहाँ पे है? विंस्टन कहता है मैं नहीं जानता, वो प्रेस फ्रैंकी ने ही कहीं छुपाई है और वही है जो मरने के बाद भी आपको तंग कर रहा है। उसकी बातें सुनकर कॉर्मेक को गुस्सा आ चुका था। वो अपने आदमियों को विंस्टन को यहाँ बिल्डिंग से नीचे गिराने के ऑर्डर दे देते हैं। ठीक इसी वक्त हम सामने वाली बिल्डिंग में विंस्टन के स्नाइपर साथी को देखते हैं जो विंस्टन को बिल्डिंग से गिराने वाले आदमियों को धड़ाधड़ शूट करके मार देता है। इससे पहले कि वो कॉर्मेक को शूट करता,
कॉर्मिक नीचे लेटते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है और जल्दी से अपने टेबल की तरफ जाकर रेड बटन दबाने की कोशिश करता है, जिसका मतलब था कि वो खतरे में है और सभी किलर्स अलर्ट हो जाएं। लेकिन रेड बटन को दबाने पर यहाँ कुछ नहीं होता। उसकी गन भी टेबल के नीचे नहीं थी, जो कि अब उसके सेक्रेटरी के हाथ में थी। ये देखकर कॉर्मिक गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। उसका सेक्रेटरी से आर्मर रूम की चाबी मांगता है और कॉर्मिक कहता है हिम्मत है तो लेके दिखाओ। विंस्टन अब उससे कह रहा था कि शूट करो इसे, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे शूट नहीं कर पाता क्योंकि वो इतने साल उसका वफादार रहा था। और इस चीज का फायदा उठाते हुए कॉर्मिक यहाँ से बाहर जाकर यहाँ का दरवाजा बंद कर देता है, यानी इन दोनों को इसी कमरे में बंद कर देता है। वो अब उससे पागल हो रहा था और चलते हुए बड़बड़ा रहा था, देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा, तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम अपने पैदा होने पे पछताओगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि माइल्स और उसके सभी साथी होटल में अलग-अलग जगहों से एंट्री करते हैं, जबकि यैन होटल की रिसेप्शनिस्ट को गन पॉइंट पे ले लेती है और सबसे पहले शार्प शूटर्स के बारे में पूछती है जो फ्रैंकी के कातिल थे, जिन्होंने फ्रैंकी को शूट किया था। लैमी यानी माइल्स का साथी भी छत से होटल के अंदर आता है और आते ही यहाँ 2 किलर्स को मार देता है। लू जो कि इस टाइम अपने ही कराटे क्लब में थी, यानी अपने वेपन्स वाले एरिया पे, तब एक छोटा सा चाइनीज बच्चा उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि हमारे मास्टर यहाँ तुम्हें मारने आ रहे हैं। वजह ये थी कि उसने कभी चाइनीज टाउन के चाइनीज की बात नहीं मानी थी और कुछ दिन पहले भी चाइनीज से किसी छोटी सी लड़ाई की वजह से उसने चाइनीज का दिया हुआ सिगरेट काउंटर अपनी शॉप से बाहर फेंक दिया था। वो यहाँ से निकल नहीं रही होती है कि उसके सामने चाइनीज ग्रुप आ जाता है। इनमें से एक आदमी लू से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे डैड की एक निशानी है, इसे रखो और चुपचाप इस जगह को खाली करके यहाँ से चली जाओ, अगर बाद में यहाँ दिखी तो तुम मारी जाओगी। उसके ये कहते ही उसके सारे आदमी लू के कराटे क्लब में जाकर हर चीज तोड़ने फोड़ने लगते हैं। सीन कट होकर विंस्टन को दिखाया जाता है जो कि अभी तक कॉर्मिक के रूम में बंद है। वो क्योंकि जख्मी था इसलिए सेक्रेटरी उसे एक पेन किलर इंजेक्शन लगाता है। अचानक बिल्डिंग में रेड अलार्म्स बजने लगते हैं, जिसका मतलब था कि कॉर्मिक ने सभी किलर्स को अलर्ट कर दिया है किसी दूसरे रेड बटन की मदद से। येन जो कि अभी कॉरिडोर में ही थी, वो इन किलर से बचने के लिए वेंटिलेशन में चली जाती है। किलर के हर रूम में लगे हुए एक पाइप के जरिए उन्हें विंस्टन और सेक्रेटरी की पिक्चर्स मिल जाती है कि इन दोनों को मारना है। केडी जो इस होटल के अंदर किलर बन के ही घूम रही थी, 2 किलर्स को उसका पता चल जाता है कि ये तो एक पुलिस है। इससे पहले कि ये उनको नुकसान पहुंचाते, केडी के हाथों ये दोनों ही पिट जाते हैं। वहाँ ऊपर जहाँ लैमी ने 2 किलर्स को मारा था, उसको भी मारने के ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अपने आप को बचाते हुए वो उसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ से किलर्स को गाइड कंट्रोल किया जा रहा था। यहाँ पे बैठी हुई लड़की किलर्स से भी ज्यादा शार्प थी। वो लैमी को यहाँ पे मारने वाली थी, लेकिन लैमी बहुत ही मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़वाता है और उसी के चाकू से उसी को मार गिराता है। वेंटिलेशन में छुपी हुई यैन अभी भी शार्प शूटर्स की तलाश में थी क्योंकि उसे सिर्फ फ्रैंकी का बदला लेना था। यहाँ दिखाया जाता है कि विंस्टन और सेक्रेटरी भी अपने आप को उस कमरे से छुड़वाते हुए आर्मर रूम तक पहुंच गए थे। इससे पहले कि वो इस तिजोरी को खोल पाते, कॉर्मिक अपने बहुत से किलर्स के साथ यहाँ पहुंच जाता है। कॉर्मिक जैसे ही यहाँ पे शूट करने को ऑर्डर देता है तो विंस्टन भी किसी को इशारा करता है और दिखाया जाता है कि किलर्स एक दूसरे पे ही गन तान देते हैं। विंस्टन अब कॉर्मिक को तिजोरी खोलने का इशारा करता है, लेकिन कॉर्मिक यहाँ चालाकी करता है, तिजोरी में चाबी डालकर चाबी ही तोड़ देता है ताकि ये खुले ही ना। और एकदम से यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। धड़ाधड़ गोलियां चलने की आवाज आती है और जैसे ही लाइट ऑन होती है तो दिखाया जाता है कि सभी किलर्स ने एक दूसरे को मार दिया। यहाँ लू जो कि उस चाइनीज बच्चे के साथ बैठी हुई थी, अपनी डैड की निशानी मिलने के बाद उसके लिए अपना यह अड्डा कुछ भी नहीं था। वो अपने और अपने भाई की पूरी दुनिया यानी ये जगह अपने हाथों से एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए तबाह कर देती है। सीन्स दोबारा कॉर्मिक और विंस्टन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ कॉर्मिक उस तिजोरी वाले रूम से जल्दी से निकलकर एलिवेटर से 13 फ्लोर के लिए चला जाता है। विंस्टन और सेक्रेटरी भी उसका पीछा करते हुए यहाँ आते हैं और लिफ्टमैन को मार के पूछते हैं बताओ कि कॉर्मिक किस फ्लोर पे गया है। वो उसे बता देता है 13 फ्लोर। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पे केडी आ जाती है और विंस्टन को गन पॉइंट पे ले लेती है। वो सेक्रेटरी को यहाँ से भागने को कहती है और विंस्टन को अपना पीछा करने की वजह बताती है। वो बताती है कि सालों पहले जिस रात जिस बिल्डिंग में तुमने बॉम्ब फेंका, उस रात मेरी पूरी फैमिली उस हादसे में जलकर मर गई। मैं उनका बदला तुमसे लेना चाहती हूँ। ये कहते ही वो एक पेट्रोल की बोतल निकालकर उसके ऊपर छिड़क देती है और कहती है तुम्हें क्यों ना एहसास हो उस दर्द का जो उस रात मेरी फैमिली ने सहा। विंस्टन उससे माफी मांगता है और कहता है मुझे नहीं मालूम था कि उस दिन उस बिल्डिंग में लोग थे, लेकिन केडी उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। वो उसकी सॉरी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। इससे पहले कि वो यहाँ पे विंस्टन को मार देती, दूसरी बिल्डिंग में खड़ा विंस्टन का साथी यानी स्नाइपर वहाँ से एक गोली चलाता है जो कि केडी को लग जाती है। विंस्टन केडी को मरवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो इशारा करके स्नाइपर को गोलियां ना चलाने को कहता है,
जिसके बाद वो केडी के पास आता है, उसे बिठा के वो उसे कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस जरूर आऊंगा। यहाँ कॉर्मेक अपने कंट्रोल रूम में पहुंच चुका था, जहाँ जाकर वो माइक में ऐलान करता है कि जो भी किलर विंस्टन का सर काट के मेरे पास लाएगा उसे मैं $2 मिलियन दूंगा। यह अनाउंसमेंट विंस्टन भी सुन चुका था। विंस्टन परेशान हो जाता है। इसके बाद सेक्रेटरी उसे कहता है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन तुम या मेरा कोई कॉर्मेक से बदला नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। फ्रैंकी मेरे बड़े भाइयों की तरह था, वो मुझे बड़े भाइयों की तरह ट्रीट करता था और अक्सर समझाता था कि तुम निकल जाओ इस दुनिया से। उसने तो मुझे बहुत से हथियार भी दिए थे अपने बचाव के लिए। वो यहाँ एक पोस्टर फाड़ता है जिसके पीछे कबर्ड में से बहुत से वेपन्स निकलते हैं। वो इन हथियारों में से कुछ हथियार विंस्टन को भी दे देता है, जबकि बाहर दिखाया जाता है कि $2 मिलियन के लालच में किलर्स आपस में ही लड़ने लगे। यहाँ यान को भी वो लोग दिख जाते हैं जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वक्त रहते ही वो वेंटिलेशन से नीचे उतरती है और इन दोनों को गन पॉइंट पे ले लेती है। इससे पहले कि वो इन्हें मारती, पीछे से माइल्स आ जाता है। उसका ध्यान भटकते ही ये शार्प शूटर उसे चकमा देते हुए उसके ही हाथ से उसकी गन ले लेते हैं। वो यान के ऊपर हमला कर चुके थे। ऊपर दिखाया जाता है कि लैमी को भी कंट्रोल रूम में होश आ गया था। ये कंट्रोल रूम वो था जहाँ से किलर्स को मारने वाले लोगों की पिक्चर्स भेजी जाती थी और वो इन्हीं पाइप्स के जरिए सभी किलर्स के पास एक एक बॉम्ब भेज देता है। वो शार्प शूटर जिसे हैन मारना चाहती थी, वो बड़ी चालाकी से इसी डक के जरिए उसके पास भेजा हुआ बॉम्ब वापस उस कंट्रोल रूम में भेज देते हैं, जिसके तबाह होने पे यहाँ लैमी की ही मौत हो जाती है। नीचे अब इसी शार्प शूटर से माइल्स लड़ने लग जाता है। ये शार्प शूटर बहुत ही तेज था और माइल्स को लड़ाई में हराने ही वाला था कि यहाँ पे उसकी मदद के लिए लू पहुंच जाती है, लेकिन वो तो लू को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। इससे पहले कि वो उन दोनों को मार देता, वो चाइनीज लड़का जिसे लू अपने साथ लेके आई थी, वो ऊपर से उसे उसके फादर की गन देती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए लू उस शार्प शूटर को मार देती है। अब विंस्टन उस रूम में जाता है जहाँ पे लैमी की मौत हुई थी। वो देखता है कि लैमी ने काफी सारे डक्स में बम नहीं फेंके। ये काम वो खुद करने लग जाता है। इन बॉम्ब्स की वजह से काफी सारे किलर्स मारे जाते हैं और ये देखकर कॉर्मेक को परेशानी हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसका भी बचना मुश्किल है। इसी दौरान यान दूसरी शार्प शूटर से छत पे लड़ रही थी। उसके भाई को तो लू मार चुकी थी, लेकिन ये भी अपने भाई से कुछ कम नहीं थी। लेकिन यान जो कि फ्रैंकी की मौत के बदले की आंख में चल रही थी, वो यहाँ अपने जुनून और अपने पागलपन में उसे मार देती है। कॉर्मेक जो अपनी मौत के लिए परेशान था, तब उसे मास्क लेडी की कॉल आती है जो उससे पूछ रही थी क्या तुम्हें कॉइन प्रेस मिल गई? अगर नहीं मिली तो बस फिर होटल छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कॉर्मेक गुस्से में जवाब देते हुए कहता है ये होटल मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो कंट्रोल रूम की तरफ वापस आता है और अपना हाथ एक स्कैनर पे स्कैन करते हुए इस होटल का अल्ट्रा सिक्योरिटी मोड ऑन कर देता है, जिससे होटल के सभी खिड़की और दरवाजों के आगे लोहे के शेड आने लगे थे। इसका मतलब जो अब होटल के अंदर था वो होटल के अंदर ही रहेगा और जो बाहर है वो कभी अंदर नहीं आ पाएगा। साथ ही यहाँ पे एक बॉम्ब भी एक्टिवेट हो जाता है जो 10 मिनट के अंदर अंदर फट जाएगा, जिससे ये होटल तबाह हो जाएगा। विंस्टन और कॉर्मेक का सेक्रेटरी भी उसे ढूंढते ढूंढते इसी कंट्रोल रूम तक आ चुके थे और यहाँ बॉम्ब को एक्टिवेट हुए देखकर वो ये बात जान जाते हैं कि ये बिल्डिंग कुछ ही देर में तबाह होने वाली है और बिल्डिंग के साथ साथ ये सभी लोग मारे जाएंगे। ये लोग इधर उधर कॉर्मेक को देखते हैं जो रूम में नहीं था। सीसीटीवी देखने पर पता चलता है कि वो होटल के नीचे चलने वाली रेलवे लाइन तक पहुंच चुका है, जहां उसने अपनी पर्सनल ट्रेन मंगवा ली थी और वो जल्द ही यहाँ से भागने वाला था। बिना वक्त जाया किए विंस्टन भी उसके पीछे जाता है। वो उसे हर हाल में मारना चाहता था। ये दोनों अब आपस में ही लड़ रहे थे। इतने में दिखाया जाता है कि पीछे से केडी आकर कॉर्मेक को शूट कर देती है और इस हमले से कॉर्मेक की मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद उसकी पर्सनल ट्रेन भी यहाँ आ चुकी थी। विंस्टन चाहता तो अब इसमें बैठ के अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो अपने साथियों के साथ वफादार था। अपने साथियों की जान बचाने के लिए उसके पास एक आइडिया आता है। वो यहाँ पे कॉर्मेक का हाथ काट के सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में ले जाता है, उसका हाथ स्कैन करता है, बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है और होटल की अल्ट्रा सिक्योरिटी को खत्म कर देता है। ये लोग जीत चुके थे फाइनली। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। सब लोग यहाँ इकट्ठे थे। विंस्टन कॉर्मेक के सेक्रेटरी से कहता है अगर तुम जाना चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। जवाब में वो कहता है नहीं, मेरे बगैर आप यहाँ बोर हो जाएंगे। सब लोग यहाँ पे अपनी जीत की सेलिब्रेशन करते हैं। अब इनके प्लान के मुताबिक ये होटल ये सब लोग मिलकर चलाने वाले थे, लेकिन उनकी खुशियों पे पानी फेरने के लिए यहाँ पे मास्क लेडी आ जाती है जो विंस्टन से कहती है कि कॉर्मेक को मार देने से ये होटल आपका नहीं हो जाता। होटल किसका होगा ये बात तो हाई टेबल डिसाइड करेगी और अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए हाई टेबल से बात कर सकती हूँ। विंस्टन बच्चा थोड़ी था, वो जानता था कि ये लेडी खुद भी ये होटल हासिल करना चाहती है। वो उस लेडी से कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद हाई टेबल से बात कर लूंगा, फिलहाल आप अपनी फिक्र करें। अब मास्क लेडी उसे कहती है कि तुम हाई टेबल से बात नहीं कर सकते, बस मैं उनसे बात कर सकती हूँ। ये सुनते ही विंस्टन उसे गोली मार देता है और कहता है
अब मैं भी उनसे बात कर सकता हूँ। इस सारी कहानी के अंदर अब ट्विस्ट ये आता है कि जिस प्रेस के पीछे ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी वो प्रेस असल में विंस्टन के ही पास थी। विंस्टन पहले से ही इस होटल को पाना चाहता था और वो ये बात जानता था कि अगर उसे ये होटल चाहिए तो उसे ये कॉइन प्रेस हाई टेबल को देनी होगी। वो ये भी जानता था कि इस होटल को लेने के लिए कभी भी लड़ाई हो सकती है, इसीलिए उसे इसी कॉइन प्रेस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ बहुत से कॉइन्स बनाए जो कि इस होटल के किलर्स की आईडी थी। उसने ये कॉइन मेस की आर्मी के लोगों को दिए जो पहले से पहले ही कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर आकर रहने लगे थे। ये वही निकली किलर्स थे जिन्होंने होटल रूम के अंदर कॉर्मैक के लोगों को मारा था, जिन आदमियों ने ही असल में विंस्टन का इस जंग जीतने में साथ दिया था। जिसके बाद आखिरकार ये होटल विंस्टन का हो ही गया, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।